उत्तर भारत के एक सुदूर बसे घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव बसीपुर से। इस गांव की एक रहस्यमयी किंवदंती सदियों से चली आ रही थी। एक जिन्नात का साया जो कभी गांव पर भारी हुआ करता था। गांव के बुजुर्ग अब भी वह दिन नहीं भूले थे जब बसीपुर की गलियों में अजीब अजीब चीखें गूंजती थीं और जब कोई बच्चा रात को रोता तो माएं डर से कांपती थीं, कहीं वो झिन्न सुन न ले। सालों पहले गांव के साधुओं और ग्रामीणों ने मिलकर उस जिन्न को गांव के सबसे पुराने पेड़ पीपल के पेड़ में बांध दिया था। माना जाता था कि उस पेड़ की जड़ों में किसी तांत्रिक ने ऐसा तंत्र बांधा था कि जिन्नात उस पेड़ से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन एक शर्त थी, जब तक कोई इंसान उस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी जड़ में पानी न डाले तब तक वह जिन्न मुक्त नहीं हो सकता था। गांव वालों ने पेड़ के चारों ओर कांटे, राख, नींबू, मिर्ची और सिंदूर डालकर उस जगह को पूरी तरह निषिद्ध बना दिया था। बच्चे तो दूर, बड्ढे भी उस रास्ते से कतरा कर निकलते थे। लेकिन समय बदलता गया। लोग बसीपुर से बाहर कमाने और पढ़ने जाने लगे। फिर एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। सुरेश, उसकी पत्नी सुरुचि और उनका छोटा बेटा अर्जुन। सुरेश को गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिली थी और इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। गांव वालों ने उनका स्वागत किया, लेकिन किसी ने उन्हें उस पीपल के पेड़ और जिन्नात की कहानी नहीं बताई। शायद डर के मारे या यह सोचकर कि अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। गर्मियों के दिन थे, बिजली अक्सर जाती रहती थी और घरों में तपिश से घुटन होती थी। सुरुचि, जो शहर की रहने वाली थी, इस तरह की गर्मी की आदी नहीं थी। एक दिन जब घर में बहुत गर्मी थी और अर्जुन सो रहा था, सुरुचि टहलते हुए गांव के बाहर की ओर निकल गई। टहलते टहलते वह उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंच गई। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था, घना, हरा भरा और अजीब तरह से ठंडा। सुरुचि को वहां बैठना बहुत सुकून भरा लगा। वह पेड़ की झड़िएच के पास बैठ गई और धीरे धीरे उसकी थकान उतरने लगी। वहां रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट थी, ठंडी हवा थी और अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, काश मैं इस पेड़ को अपने घर के बाहर लगा सकती। अब यह उसका रोज का ठिकाना बन गया। वह रोज दोपहर के समय अर्जुन के सोने के बाद उस पेड़ के नीचे जाती और घंटों वहां बैठती। एक दिन बहुत प्यास लगने पर वह घर चली गई। घर पर पानी पी और सोची, कल से जाऊंगी तो अपने साथ पानी लेकर जाऊंगी। एक दोपहर वह बोतल में पानी लेकर गई। थोड़ा पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी उसने पेड़ की जड़ में डाल दिया और बोली, काश ये पीपल का पेड़ मेरे घर के बाहर होता। वह नहीं जानती थी कि यही उसका एक मासूम सा काम पूरे गांव के लिए विनाश का कारण बन जाएगा। जैसे ही उस पानी की बूंदें पेड़ की जड़ों तक पहुंची, एक झटका सा पूरे पेड़ में आया। पक्षी उड़ गए, हवा एकाएक थम गई और कुछ क्षणों के लिए चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। सुरुचि को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे ग्रीष्म की थकावट समझकर नजरअंदाज कर दिया और घर लौट आई। लेकिन उस रात के लगभग 2 बजे सुरुचि की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। जब वह रसोई में पानी पीकर लौट रही थी, तभी उसने देखा उसका पति सुरेश हवा में लटक रहा है, बिल्कुल छत से कुछ इंच नीचे। लेकिन जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो वह दृश्य गायब हो गया। वह हड़बड़ाकर सुरेश को जगाने गई। सुरेश ठीक ठाक बिस्तर पर सो रहा था। सुरुचि सोच में पड़ गई, ये सपना था या कोई भ्रम। सुबह होते ही उसने यह बात सुरेश को बताई। सुरेश ने सोचा ये सब थकावट का असर होगा, लेकिन उस दिन के बाद से सुरुचि में बदलाव आने लगे। वह कम बोलने लगी, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए और वह हर समय जैसे किसी से बातें करती रहती। बसीपुर गांव की हवाएं अब वैसी नहीं रहीं। दिन में भले ही सूरज चमकता हो, लेकिन रातों में जैसे अंधेरा और सन्नाटा सांसें रोककर कुछ बड़ा होने का इंतजार करता था। और इन सब के बीच सुरुचि अब पहले वाली नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे कोई और उसमें झांक रहा हो या शायद कोई और उसमें से झांक रहा हो। सुरेश को अपनी पत्नी का व्यवहार अब साफ तौर पर असामान्य लगने लगा था।
वो कभी कभी घंटों तक आईने के सामने खड़ी रहती, बिना पलक झपकाए अपनी ही परछाई को घूरती रहती। कभी रसोई में अचानक बर्तनों के गिरने की आवाजें आती, पर जब सुरेश भागकर वहां जाता तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता। लेकिन सुरुचि की मुस्कान डरावनी होती, जैसे वो जानती हो कि क्या हुआ। शुरुआत में सुरुचि का शरीर हल्का थकान भरा लगता था, जैसे उस पर कोई बोझ हो, पर कुछ ही हफ्तों में उसकी चाल बदल गई। उसकी गर्दन थोड़ी झुकी रहने लगी, आंखें हमेशा लाल रहती और आवाज में एक अजीब भारीपन आ गया था। एक रात सुरेश की नींद टूटी। कमरे में बहुत ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। उसने देखा कि सुरुचि बिस्तर पर नहीं है। डर और घबराहट के बीच वह घर के आंगन की ओर भागा। वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गई। सुरुचि पीपल के पेड़ की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी महिला की नहीं लग रही थी। वह एक भारी, खुरदुरी और गूंजती हुई आवाज थी, जो लगती थी जैसे किसी गुफा से आ रही हो। सुरेश ने जैसे तैसे हिम्मत कर उसे पुकारा, सुरुचि। सुरुचि अचानक चुप हो गई। उसने गर्दन मोड़ी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब मुस्कान। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। क्या हुआ सुरेश? उसने कहा, लेकिन वह आवाज वह सुरुचि की नहीं थी। अगले दिन जब सुरुचि पानी भरने गई तो कुएं पर बाकी औरतें भी थीं। उन्होंने देखा कि जैसे ही सुरुचि पास आई, कुएं का पानी खुद ब खुद हलचल में आ गया। पानी में उठती गिरती तरंगों में मानो कोई चेहरा दिखने लगा, डरावना, विकृत। एक बूढ़ी औरत डर के मारे वहां से भाग गई और गांव की बुजुर्ग महिलाओं से जाकर बोली, वो औरत अब इंसान नहीं रही, कुछ और ही है इसके भीतर। क्या आप सच कह रही हो? हाँ, मुझे इसका व्यवहार बहुत अजीब लगता है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। बच्चे अब सुरुचि को देखकर रोने लगते, कुत्ते भौंकते और रात में उसके घर से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो, फिर हंस रहा हो, फिर चिल्ला रहा हो। सबसे चौंकाने वाला बदलाव तब आया जब सुरुचि का अपने बेटे अर्जुन के प्रति व्यवहार अजीब हो गया। वो कभी अर्जुन को गोद में उठाकर ऐसे झुलाती जैसे कोई माँ नहीं, कोई खौफनाक खिलौने से खेल रहा हो। अर्जुन दिन ब दिन डरपोक हो गया। वो अब बोलता नहीं था, बस माँ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता। एक दिन अर्जुन की आवाज सुनाई दी, माँ अब वो नहीं रही। सुरेश ने उसे गले लगाते हुए पूछा, कौन है माँ के अंदर? जिन्न। शादी के शोरगुल के बाद जब रात ने पूरे बसीपुर को अपनी काली चादर में लपेट लिया, हर घर में थकान के बाद सुकून पसरा हुआ था। लेकिन एक घर ऐसा था जहां एक अनदेखी नजर झांक रही थी। नव विवाहित शांति और उसके पति रघु का घर। शांति जो शहर की रौनक और भीड़भाड़ से दूर इस शांत गांव में आई थी, उसे अभी सब कुछ नया लग रहा था। ससुराल वालों का प्यार, गांव की सरलता और रघु की मासूम मोहब्बत, ये सब उसे एक सपना लग रहा था। लेकिन उसी रात जब सब गहरी नींद में थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने शांति की किस्मत का रुख ही मोड़ दिया। आधी रात को घर के बाहर पेड़ की पत्तियों में सन्नाटे की सरसराहट हुई। हवा एकदम थम गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। एक साया काले धुएं जैसा घर की छत पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आग थी और सांसों से सड़ा। वही था बसीपुर का जिन्न, जो अब आजाद था और जिसे अब शांति की मौजूदगी ने बेचैन कर दिया था। जिन्न कई रातों से सुरुचि के माध्यम से दुनिया को महसूस कर रहा था, लेकिन जब से शांति गांव आई थी, एक अलग आकर्षण उसे महसूस हुआ। एक पवित्रता जो उसके लिए जहरीली भी थी और मोहक भी। उस रात शांतिलाल साड़ी में कमरे की खिड़की के पास खड़ी चाँद देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी और उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। तभी जिन्न की नजर पड़ी। एक झटका सा उसके अस्तित्व में महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके काले दिल को छू लिया हो। वह तड़प उठा, ये मेरी होनी चाहिए। इसकी रूह, इसकी सांसें सब मेरी होंगी। जिन्न फुसफुसाया,
अगली ही पल उसकी परछाई खिड़की से होते हुए कमरे में उतरने लगी, लेकिन जैसे ही वह शांति के पास पहुंचा, उसके माथे पर लगी सिंदूर की रेखा जल उठी। एक अजीब सी गर्मी से जिन्न पीछे हट गया। उसकी तड़प अब और बढ़ गई थी। उस रात शांति को नींद में एक सपना आया। एक काली छाया उसके चारों तरफ घूम रही थी और बोल रही थी, तू मेरी है, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। शांति पसीने से तरबतर जागी। उसने रघु को उठाया, लेकिन वो गहरी नींद में था। बाहर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन खिड़की की चौखट पर एक काले निशान जल चुके थे, जैसे कोई जलता हुआ साया वहां से गुजरा हो। शांति को उस समय समझ नहीं आया, पर कुछ दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह उदास रहने लगी। रात को चौंक कर उठ जाती और अक्सर उसे महसूस होता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, बहुत करीब से, हर वक्त। गांव वालों को तब पता नहीं था, पर जिन्ना ने अब नई दुल्हन पर नजर गड़ा ली थी और इस बार वो सिर्फ देखना नहीं चाहता था, उसे पाना था। शादी के चंद दिनों बाद ही शांति की मुस्कान जैसे गुम होने लगी थी। उसकी आंखों में डर उतर आया था, एक ऐसा डर जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता और हर सुबह वो खुद को टूटते हुए महसूस करती। पहले तो उसे लगा कि ये सब उसका वहम है, लेकिन जब उसने उस काले साए को पहली बार अपने बेडरूम के कोने में खड़े देखा, बिना चेहरा, सिर्फ जलती हुई आंखें, तब उसे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बुरा उसके पीछे है। रघु उस समय गहरी नींद में था और वो चीख भी नहीं सकी। वो साया बस खड़ा रहा, बिना हिले, बिना बोले, जैसे उसे देखता रहा हो। शांति ने जैसे तैसे आंखें बंद कर लीं और खुद को संभाल लिया, लेकिन इसके बाद वो साया हर जगह नजर आने लगा। कभी रसोई में जब वो चाय बना रही होती, उसकी पीठ के पीछे परछाई खड़ी मिलती। कभी आंगन में जब वो अकेली कपड़े सुखा रही होती, किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। कभी आईने में उसके पीछे झलकता वो डरावना चेहरा। अब शांति को नींद नहीं आती थी। वह रात भर जागती, हर छोटी आवाज से डर जाती। वो डर उसके चेहरे से साफ झलकने लगा था। गांव की कुछ बूढ़ी औरतों ने जब उसकी हालत देखी तो कहा, इसे नजर लग गई है या फिर किसी बुरी ताकत ने पकड़ लिया है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। फिर एक रात, सबसे खौफनाक रात, वो आधी रात का वक्त था। चारों ओर सन्नाटा था। रघु को अचानक बुखार चढ़ आया था और वो बेहोश सा पड़ा था। शांति उसे पानी पिलाकर लौट ही रही थी कि उसे रसोई से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो जैसे ही रसोई में पहुंची, सामने वही खड़ा था जिन्नो, पूरा शरीर लाल और उसके शरीर पर काला धुआं, आंखों से आग निकलती और शरीर से सड़ांध। शांति ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई। जिन्न धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मैंने तुझे चुना है, तू अब मेरी है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। शांति ने दौड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। जिन्न ने अपना काला धुआं उस पर छोड़ा और पलक झपकते ही शांति की सांसें रुक गईं। सुबह जब रघु की आंख खुली, शांति फर्श पर पड़ी थी, आंखें खुली, चेहरा डर से सख्त और शरीर ठंडा। गांव में सनसनी फैल गई। कोई कह रहा था दिल का दौरा पड़ा, कोई कुछ और, लेकिन जिन्होंने उसकी आंखें देखी वो जानते थे उसकी मौत सिर्फ मौत नहीं थी, वो डर से मरी थी। और शायद उसके आखिरी लम्हे में कोई उसके सामने खड़ा था जो इंसान नहीं था। बसीपुर में अब फिर से जिन्न का साया फैलने लगा था। शांति की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा था उसका पति रघुनाथ। रघु अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और उनकी नई नई गृहस्थी ही बस ही रही थी। शांति जैसी सीधी सादी, शांत स्वभाव की लड़की की यूं रहस्यमयी मौत ने रघु को अंदर से तोड़ दिया। शांति के मरने से कुछ दिन पहले ही रघु ने कई बार एक अजीब चीज महसूस की थी। हर रात या कभी कभी शाम को जब वह घर के बाहर बैठा होता या खेत से लौटता, तो उसे लगता जैसे कोई उसकी झोपड़ी के पास खड़ा है। कई बार उसने देखा कि सुरुचि, वही अध्यापक सुरेश की पत्नी,
उसके घर के पास मंडराती दिखाई देती थी। कभी झोपड़ी के सामने तो कभी रसोई की दीवार के पास छाया सी खड़ी रहती। जब भी वह नजर उठाकर देखता वो वहां से धीरे धीरे चली जाती, मानो कोई बेजान आत्मा हो। रघु ने इन बातों को उस वक्त तो बस एक अजीब संयोग समझा था, लेकिन अब जब शांति की मौत हो चुकी थी वह हर बात को जोड़ने लगा था। एक रात रघु नींद में था जब उसे किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा और खिड़की से झांका। बाहर सुरुचि खड़ी थी, मगर वह अकेली नहीं थी। वह किसी से बात कर रही थी, मगर वहां और कोई नहीं था। उसकी आवाज में अजीब सी मीठास थी, जैसे किसी को रिझा रही हो, पर उसकी आंखें जमी थीं शून्य में। रघु को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। वह बिना आवाज किए चुपचाप उसे देखता रहा। अगली कुछ रातों तक रघु ने नजर रखना शुरू किया। हर रात सुरुचि किसी न किसी जगह दिखती, कभी गांव की सीमा के पास तो कभी किसी झोपड़ी के बाहर। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह किसी अदृश्य ताकत से बात करती हुई नजर आती। वह हंसती, फुसफुसाती और कभी कभी तो किसी को अपने पीछे चलने का इशारा करती। एक रात रघु को सुरुचि फिर उसी तरह दिखी। वह गांव की गलियों में धीरे धीरे चल रही थी। रघु ने अपने आप को छिपाते हुए उसका पीछा किया। तभी उसने देखा कि सुरुचि एक घर के सामने जाकर रुक गई। वही घर जहां गांव की एक नवयुवती लड़की रहती थी। गर्मी के कारण वह लड़की अपने आंगन में एक खाट पर सो रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। रघु को लगा कि शायद सुरुचि बस ऐसे ही घूम रही है, लेकिन तभी उसने देखा सुरुचि का चेहरा अचानक कठोर हो गया और उसकी आंखें उस लड़की पर जमी रहीं, जैसे कोई शिकार को देखता है। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में फैली। सुरुचि की आवाज नहीं थी, ये किसी और की थी। एक गहरी, पुरुष जैसी मगर जली सी आवाज। यह मेरी होगी, अब इसकी बारी है। रघु कांप उठा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या सुरुचि अकेली नहीं थी? क्या वह सच में किसी के साथ है, किसी अदृश्य ताकत के? शांति की मौत के बाद रघु की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। दिन तो जैसे तैसे कटते, लेकिन रात आते ही वो बेचैन हो जाता। नींद आंखों से कोसों दूर थी और हर परछाई में उसे अपनी बीवी की चीखें सुनाई देती थीं। लेकिन जब गांव की एक और जवान लड़की की रहस्यमयी मौत की खबर मिली, तो जैसे उसके घाव फिर से हरे हो गए। रघु सुबह सुबह उस लड़की के घर पहुंचा। वहां मातम पसरा था। औरतें रो रही थीं, बच्चे सहमे हुए थे और गांव के मर्द एक कोने में खड़े कुछ फुसफुसा रहे थे। रघु उस लड़की की मां के पास गया, जो अपने सिर को पीटते हुए बड़बड़ा रही थी। मैंने कहा था मत बाहर सो, मत बाहर जाओ, अब देखो क्या हुआ। रघु ने उसका हाथ पकड़ा और एक किनारे ले जाकर धीरे से पूछा, क्या आपकी बेटी ने मरने से पहले कुछ अजीब बताया था? कोई सपना, कोई डर? हाँ बेटा, उसने 3 दिन पहले कहा था कि कोई उसे देखता है, एक औरत की परछाई और किसी मर्द की आवाज। कभी रसोई में, कभी खिड़की के बाहर कोई खड़ा रहता था। उसने कहा था कि माँ मैं डरती हूँ। रघु कांप उठा। ये वही बातें थीं जो शांति उसकी मौत से पहले कहती थी। और वो दृश्य, सुरुचि को अपने घर के बाहर हर रात टहलते देखना, अब समझ में आने लगा। शांति की मौत और अब इस लड़की की मौत, दोनों के तार कहीं न कहीं सुरुचि से जुड़ते थे। उस दिन शाम को रघु ने अपनी माँ को सारी बातें बताईं। शांति की मौत से पहले की बातें, सुरुचि की रातों की हरकतें और उस लड़की की माँ की गवाही। उसकी माँ चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब रघु ने कहा, माँ, सुरुचि बात करती है किसी से और वो कोई इंसान नहीं है, तब उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, तू जो कह रहा है वो अगर सच है तो हमें गांव वालों को बताना होगा। ये सब कुछ जिन्न का काम हो सकता है। वही जिन्न
जिसे हमने पीपल के पेड़ में बांध दिया था। माँ, लेकिन वो पेड़ अब तो वहाँ है ही नहीं। हम तीनों चलकर देखेंगे।